गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अनुमेरकल वाला आप सबका स्वागत करता हूं अपने तैयारी 1.0 के लेक्चर नंबर सेकंड में, जहां आज हम कवर करने वाले हैं 2 मार्क्स पीवाईक्यूज ऑफ रे ऑप्टिक्स और सीखेंगे उनके साथ साथ में कोर कॉन्सेप्ट को भी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर सेकंड को। गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले हम कर लेते हैं एक अच्छी सी पेन को सेलेक्ट, और हमने कर लिया है पेन को सेलेक्ट। ओके, क्या लिखा हुआ है? कैन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बी लेस देन यूनिटी? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन यूनिटी हो सकती है? और ऐसी कब बात हो रही है? जब ये वर्ड यूज किया जा रहा है एब्सोल्यूट का टर्म। तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट? तो सिंपल सी बात पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज गिवन बाय लाइक दैट कि हम उसे कवर करते हैं किसी वेलोसिटी के फॉर्मूले से या कवर करते हैं किसी वेवलेंथ के फॉर्मूले से। दैट इज क्लियर। दूसरा टर्म हमने क्या सीखा हुआ है? हमने अगला सीखा हुआ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है? उसमें हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं अगेन वेलोसिटी और वेलोसिटी का वेवलेंथ और वेवलेंथ का। मतलब सिंपल सी बात है, क्या होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम कवर करने की बात करें तो हम इसे दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। पहले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में कवर कर सकते हैं, जहां पे हम क्या देखते हैं कि आप किस मीडियम से किस मीडियम में एंटर कर रहे हो। और अगला टर्म अगर आप सिंपल से समझना चाहें तो दूसरा नाम हमारा हो सकता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये कैसे होता है? तो सेम एज इट इज ही होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा एज इट इज, तो हम यहाँ पे भी लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी का टर्म कैलकुलेट करते हैं। सारी चीजें यहाँ पे भी 1 2 करके लिखते हैं, वेवलेंथ भी 1 और 2 करके लिखते हैं। बस इसमें खास बात क्या होती है? एब्सोल्यूट का वर्ड यूज होते ही इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसमें हमेशा जो कंपैरिजन होगा किसी मीडियम का, वो विद रिस्पेक्ट टू क्या होने वाला है? एयर, या फिर क्या होने वाला है? वैक्यूम। तो अगर मैं किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखूं फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो मैं क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, और इसे कंपेयर किससे करूंगा? एयर या वैक्यूम के टर्म से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द एयर। और अगर मैं एयर की वैल्यू लिखूं तो ये कितनी आती है 1। और जब भी मैं किसी दूसरे मीडियम में जाऊं, ठीक है, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है? एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, क्योंकि ये डेंसिटी इंक्रीज होती है। हम मिनिमम किसको लेट करके चलते हैं? या तो वैक्यूम को या तो एयर को लेट करते हैं। क्लियर है? और किसी भी दूसरे डेंसर मीडियम में जाओगे तो सिंपल सी बात है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होना ही होना है। यानी जो भी वैल्यू यहां पे आएंगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। अब मैं अगर इनका रेशियो निकालूंगा तो रेशियो का रिजल्ट क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो क्या आंसर मेरा लेस देन यूनिटी हो सकता है? नो सर, नेवर। तो आंसर क्या हो गया? नो। और एक्सप्लेनेशन के टर्म में हम इतनी सी लाइन को लिखकर समझा सकते हैं। क्लियर होगी सबको बात? चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहुंच गए हम। क्या लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में? मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10 to the power 14 hertz passes from air into a medium of refractive index 1.5. Find the wavelength of the light reflected and refracted interface of the two media. It's a very simple. तो कोई लाइट है और वो एयर से ट्रैवल करती आ रही, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही? तो लिखा हुआ है 5 into 10 to the power 14 hertz के साथ वो आ रही है। फिर वो किसी मीडियम में एंटर करने जा रही है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये हो गया मीडियम। क्लियर है? तो जब वो मीडियम में एंटर करेगी, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्शन होगा और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होगा। देखिए दोनों चीजें लिखी हुई है क्वेश्चन में, रिफ्लेक्शन और दोनों की बात हुई है। तो अगर हम एंटर कर जाते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। और एयर में जब हम बात करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर होगी बात आपका? ओके, तो क्वेश्चन में ये डिमांड किया हुआ है हमसे कि जब रिफ्लेक्शन हो तब वेवलेंथ बता दो, और जब रिफ्रैक्शन हो तब वेवलेंथ बता दो। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो सेम मीडियम में ट्रैवल करेगी विद सेम फ्रीक्वेंसी, साथ साथ में जो उसके पास वेवलेंथ होगी वो एज इट इज वेवलेंथ के साथ ही ट्रैवल करेगी। लेकिन जैसे हम सेकंड मीडियम में एंटर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले होती है वही फ्रीक्वेंसी हमारे पास बाद में भी होती है। लेकिन जब बात आती है हमारी वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ की कंडीशन में क्या होता है? सेकंड मीडियम में आते ही वो वैल्यू चेंज कर जाती है। क्या बात सबको समझ में आ गई? वेरी कर जाती है। तो आइए चलते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल सा। तो पहला फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करने वाले हैं कहां पे? रिफ्लेक्टेड के लिए। तो जब आप रिफ्लेक्टेड के लिए कैलकुलेट करोगे, मतलब एयर में ही कैलकुलेशन करेंगे, तो देखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। अब वेलोसिटी इन एयर क्या होती है आपको पता है? 3 into 10 to the power 8 is equal to what is the frequency is given? 5 into 10 to the power 5 into 10 to the power 14 is given. क्लियर है?
तो दैट इज द 40 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 40। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम जब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 30, तो हो गया 0.6, क्लियर है। एंड मल्टीप्लाई करेंगे 14 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 और 14 के बीच में गैप देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, माइनस की 6 वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसे सिंपली कन्वर्ट करके लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 6 इंटू 10 टू द पावर -7 और दिस रिजल्ट इन मीटर। अगर मैं इस टर्म को नैनोमीटर में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, और इसे जनरली हम लिख पाएंगे 600 नैनोमीटर। तो पहला रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके चलिए, अब हमारे पास दूसरा भी कैलकुलेशन, तो उसको कैसे करते हैं, जब हम रिफ्रैक्टेड हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, तो हमने सब फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा है। एकदम सिंपल सी बात है, जब भी आप कभी रेयर से डेंसर मीडियम में जाइए और उसमें कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो सीधे उतने टाइम्स क्या करो, डिवाइड कर दो। तो पहली वेवलेंथ हमारे हाथ में ऑलरेडी आ चुकी है, दैट इज 600 नैनोमीटर, और डिवाइडेड बाय हम करने वाले हैं 1.5 से। तो अगर मैं 1.5 से डिवाइड करूं तो 1.5 2 जा कितना होता है, 3 होता है, तो 4 जा कितना होगा, 6 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास 4 जा 6 और 400 नैनोमीटर। तो दिस इज योर सेकंड आंसर एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। क्या बात सबको क्लियर हुई, गेट इट। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम यहां से कैलकुलेशन करें फिर वहां चले जाएं, या फिर आप इसके लिए भी कैलकुलेशन वही 400 वाला ही कर दो। इस बात को ध्यान रखना कि वेवलेंथ चेंज नहीं होती, तो जो पहले कैलकुलेशन वेवलेंथ रहेगी वही रिफ्लेक्शन के लिए रहेगी, और रिफ्रैक्शन में क्या होगी, चेंज हो जाएगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए फिर से क्या करते हैं, पेन को बदल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 डिफरेंट मीडिया A, B, C आर 15 डिग्री, 25 डिग्री एंड 35 डिग्री रिस्पेक्टिवली, इन व्हिच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मिनिमम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया 2012 का, बढ़िया सा क्वेश्शन, आइए देख लेते हैं। सीखने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है। हमारे पास 3 मीडियम हो गए, है ना, और इन तीनों मीडियम में क्या हुआ है, हमारे पास एक रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं सर नॉर्मल, तो ये हमारा बन गया नॉर्मल। अब कोई दूसरी पेन लेते हैं, तो हमने किया है रिफ्रैक्शन। तो पहला जो रिफ्रैक्शन किया है वो कितने एंगल पे किया है, हमने किया है इसे 15 डिग्री पे किया हुआ है। अगली पेन फिर से चेंज कर लेते हैं, और अब इस बार जब हम इंसिडेंट हुए तो हमारा रिफ्रैक्शन हो गया है 25 डिग्री पे, तो हमने यहाँ पे कवर किया 25 डिग्री। और अब अगले पेन से अगर हम कवर करने वाले हैं तो हमने क्या कवर किया हुआ है, नेक्स्ट 35 डिग्री के लिए कवर किया है, तो ये हो गई 35 डिग्री। सबको बात समझ में आ गई। तो ये एंगल होता है हमारा आई, ये एंगल हमारा होता है आई, ये एंगल हमारा होता है आई, और दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज आर, और दिस एंगल इज आर। क्वेश्चन ने क्या बोला है, रिफ्रैक्शन इन 3 डिफरेंट मीडिया इन विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल मिनिमम, किसमें मिनिमम होगी, तो कौन सा एंगल इन्होंने बताया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताया, ये सारी वैल्यूज हमें बता दी। ओके, तो चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या सीखा है हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो इसमें हमने क्या सीखा हुआ है, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि सेकंड मीडियम में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो V2 कैलकुलेट करना। तो चलिए आइए V2 कैलकुलेट करते हैं। तो V2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये लिखा हुआ है साइन R, ये हो गया साइन I, और हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, V1 का टर्म लिखा हुआ है। तो अब क्योंकि तीनों मीडियम में लाइट एयर से आ रही है तो हमारे लिए V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। I के बारे में बोला गया तो हम लिखते हैं फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी I की भी वैल्यू हमारे लिए क्या कर दी गई है, कांस्टेंट कर दी गई। केवल क्या वेरिएट कर रहा है, I वेरिएट कर रहा है। तो अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन R, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे हम डिपेंड कर रहे हैं। तो जिसमें R की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चलिए अगले कंपैरिजन में हम अपने रिजल्ट को लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अगर हम एंगल की बात करें तो पहला एंगल किसमें ज्यादा है, 35 ज्यादा है। इसके बाद अगला नेक्स्ट चलते हैं तो दैट इज द 25 डिग्री, और इसके बाद लिखेंगे तो लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री। ओके, तो जिस एंगल में वैल्यू ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो सी मीडियम की अगर मैं बात करने वाला हूं 3 मीडियम में, तो सी की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया था, व्हिच इज द मिनिमम, तो योर आंसर इज मिनिमम इन ए मीडियम। जितना कम हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतनी ही कम हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। क्या बात सबको समझ में आ गई। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, डज क्रिटिकल एंगल डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट। क्रिटिकल एंगल क्या कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्रिटिकल एंगल तभी बनता है जब हम किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हो।
ओके, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से एक नॉर्मल, ताकि हमें बात बढ़िया से समझ में आ सके। तो हमने कोई एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंट किया कि हमारी जो लाइट है, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो कहां से ट्रैवल करके चली जाए, सरफेस से ही करके जाए, मतलब ग्रेज करते हुए जाए। और अगर हम एंगल फॉर्म करें आर का, तो हमें कितना मिल जाए, 90 मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में वो एंगल क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब हमसे क्वेश्चन ने डिमांड क्या किया है कि जो क्रिटिकल एंगल है आपका, वो क्या कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। तो समझते हैं बात को। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में, तो दैट इज द क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले लेते हैं हम किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यानी आई और म्यू का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली होता है। म्यू की वैल्यू ज्यादा हुई तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर मैं अब इसकी बात करूं, क्या बात समझ में आ रही, इसकी बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज डिपेंड अपॉन कलर ऑफ लाइट। यानी इसकी वैल्यू लाइट के कलर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझना था वैसे समझते हैं। अगर मैं मान लूं कि मैं रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूं किसी ग्लास के लिए, अगर मैं किसी प्रिज्म के लिए ले रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में जब रेड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलती है 1.50। सेम इसी ग्लास के लिए अगर मैं कलर यूज कर लूं वायलेट, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी वैल्यू लगभग आने लगती है वो जाती है 1.55। इसके बाद आपको समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे हम कलर चेंज कर रहे हैं, देखिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बात समझ गया आपको, ये किस पे डिपेंड करता है, कलर पे डिपेंड करता है। अगर ये भी कलर पे डिपेंड करेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी, यानी क्रिटिकल एंगल भी कलर पे डिपेंड कर जाएगा। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल एंगल इज डिपेंडेंट अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया इज डिपेंडेंट अपॉन द कलर ऑफ लाइट। दैट्स व्हाई क्रिटिकल एंगल इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द कलर ऑफ लाइट। गेट इट? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is the question number 5? क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया A and B are 2 and under root 2। ओहो, अंडर रूट यहां लिखने की क्या जरूरत थी भाई, अंडर रूट 2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर देयर इंटरफेस, इनके इंटरफेस के लिए हमें क्रिटिकल एंगल चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको सिखाया क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका, साइन इनवर्स लिखो, इसके बाद यहाँ पे लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फिर यहाँ पे लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होना चाहिए, तो ऊपर होना चाहिए रेयर मीडियम और नीचे क्या होना चाहिए, डेंसर मीडियम। अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा रेयर मीडियम का वैल्यू हो गया, ये लिखा है 2, ये लिखा है रूट 2। तो रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। यानी ये क्या है, हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, और इसे जनरली इसे सॉल्व कर लेते हैं सर जल्दी से। तो क्या हम 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, और 1 से कैंसिल हो गया तो अंदर क्या बचा हुआ है, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की वैल्यू 1 बाय में आप समझते हो कितनी होती है, किसके इक्वल होती है, दैट इज द साइन 45 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। यानी क्रिटिकल एंगल हो गया आपका 45 डिग्री। सिंपल है, क्लियर है। याद रखिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के डिमांड हो सकती है आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा था, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इज सी। कोई ग्लास एयर इंटरफेस है जिसके लिए क्रिटिकल एंगल सी दिया गया। विल द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस बी ग्रेटर देन और लेस देन सी। तो बहुत सिंपल सी कहानी चाहिए, इसको पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, फिर अपने फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। आज जो समझ लेते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि क्रिटिकल एंगल जो होता है, 1 सेकेंड, जो हमारा क्रिटिकल एंगल का टर्म होने वाला है यहाँ पे, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। क्लियर? अब जरा देखो हमारे पास कितने मीडिया है। पहला हमारा इंटरफेस है ग्लास और वाटर का, और अगला इंटरफेस हमारे पास ग्लास और एयर का है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखना चाहूं तो मैंने ये लिखा हुआ है कि पहली बार जो हमारा ग्लास एयर इंटरफेस है ए म्यू जी, और दूसरा हमारे पास कौन सा इंटरफेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लास और वाटर का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है हमारा वाटर से ग्लास का इंटरफेस। कितनी बात आपको समझ में। अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एयर से ग्लास की वैल्यू, दैट इज द 1.5। और अगर मैं इसकी वैल्यू कंपेयर करूं दैट इज द, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको नहीं आता तो ऐसे कंडीशन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट होता है 9/8। थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में इनको कई बार कवर किया हुआ है, तो आप इसे याद कर लीजिए। 9/8। अगर मैं 9/8 को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो पता है आपको कितना आने वाला है, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ लग गया है पॉइंट। क्या बात समझ में आ गई। तो 8 1 जा 8, और अभी आपके पास कितना बच गया है 1, यानी 10। और अगेन आंसर कितना आएगा, अभी कितना आएगा 2, दैट इज द 20, और 2 जा कितना होगा 60। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना आया 1.5 और यहाँ पे कितना आया 1.1। किसमें वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्या एंगल डिक्रीज करना चाहिए,
सही बात है, यानी ये वैल्यू हमारी हो गई ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा आई डैश सी होने वाला है सर, वो आई सी से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पहली बार उन्होंने वैल्यू बोली है सी, तो अगली वाली जो वैल्यू हमारे लिए होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या सबको बात समझ में आई? वेरी सिंपल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन हमने इसको क्या कर दिया, जल्दी से सॉल्व कर दिया। अगर आप चाहें तो इसे एंगल के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, साइन इनवर्स, और फिर यहाँ लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, आराम से आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप पुट करोगे, ठीक है, और अगली बार 8/9 से आओगे तो यहाँ पे रखोगे। क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पेन कॉपी हाथ में रहना चाहिए, मेरे साथ कैलकुलेशन करते रहिए, कंटिन्यूअस चलता रहे, ठीक है। जो आप करोगे वही आपका होगा, मैं जो यहाँ कर रहा हूँ वो मेरा है, मैं बस आपको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपनी हेल्प तो आप खुद ही कर सकते हो। अगर आपका पेन कॉपी नहीं चल रहा तो कोई मतलब नहीं, लेक्चर देखने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप पॉज कर दो, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि ये तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, तो जल्दी से पॉज करके उसको सॉल्व कर लो, और फिर देखो क्या यही बात है ना, क्या बात समझ में आ रही है। तो हम जितना मेहनत करेंगे वही हम अपने साथ लेके जाएंगे, आपकी मेहनत आपके साथ, मेरी मेहनत मेरे साथ। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में, a ray of light is incident normally on the one face of an equilateral glass prism of refractive index n. When the prism is completely immersed in a transparent medium, it is observed that the emergent ray just grazes the adjacent face. Adjacent face का मतलब हो गया just उससे लगी हुई next वाली face. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात समझ लेते हैं अच्छे से कि हमसे पूछा क्या गया है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल समझते हैं, 60-60 मतलब एक हो गया, ओके। अब उस पे कोई रे क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। अब जो रे इंसिडेंट हुई उसकी खास बात यह है कि वो नॉर्मली आई है, मतलब 90 डिग्री पे उसने अपना क्या किया है, इंसिडेंट करने लगा, मतलब सरफेस से नॉर्मल होके आई है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे होते हैं फेस के साथ, तो आप सेकंड मीडियम में क्या करोगे, सीधे एंटर कर जाओगे। ऐसी कंडीशन में जब आप सीधे सीधे आ रहे हो, यानी तो आपने यहाँ पे एंगल तो अपना फॉर्म कर लिया 90 डिग्री, लेकिन आर के लिए कोई वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो मेरा नॉर्मल भी कहां से मूव करके जाएगा, मेरा नॉर्मल भी तो यहीं से मूव करेगा। 90 डिग्री से एंटर करने का मतलब आप समझ रहे हो कि आप नॉर्मल पे ही मूव कर रहे हो। ऐसी कंडीशन में ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आर की हमारे पास, यहाँ जो हम नॉर्मल के साथ फॉर्म करने की कोशिश करेंगे वो एंगल कितना बनने लगेगा हमारे लिए, 0 फॉर्म होने लगेगा। कितना फॉर्म होने लगेगा, 0 फॉर्म होने लगेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे समझने की बात क्या है, अगर ये वैल्यू मेरे लिए कितनी हो चुकी है, 60 डिग्री है ना, ये वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो कितना हो गया 90, तो ये बची हुई वैल्यू मेरे लिए कितनी हो जाएगी 90 90 180 होता है, तो दिस पार्ट इज गोना बी 30 डिग्री। ये हो गया मेरी 30 डिग्री। ओके अब हम पता करते हैं, जैसे ही ये वाली लाइट इस सरफेस पे आई है, उसने क्या किया है, उसने की है ग्रेजिंग। ये हो गया हमारा एडजेसेंट सरफेस और उसने ऐसे यहाँ से ग्रेज कर दिया। जब उसने ग्रेज कर दिया तो हम एंगल यहाँ पे जरा चेक कर लें, तो हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं एक नॉर्मल बढ़िया सा, ये बन गया हमारे पास नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ जब आप ग्रेजिंग एंगल फॉर्म करने के लिए जाओगे तो टोटल यहाँ से यहाँ का फॉर्मेशन कितना बनने वाला है 90 डिग्री। क्लियर है, यहाँ से नॉर्मल सरफेस का कितना एंगल बनाएगा, तो दिस इज होल 90, दिस इज द 30, तो सर बचा हुआ कितना हो गया 60 डिग्री। यानी कितने पे इंसिडेंस हमारा हो गया है 60 डिग्री पे इंसिडेंस हुआ। अब जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो कितने पे हुआ, तो अगर मैं जब रिफ्रैक्शन की बात करता हूँ तो रिफ्रैक्शन कितने पे हो गया 90 डिग्री हो गया। अभी तो आप सरफेस से ग्रेज करते हुए जाओ, यानी क्रिटिकल एंगल जैसी बात हो रही है यहाँ पे, सरफेस से ग्रेज करके। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सिंपल सी कहानी है सर, बड़ा सिंपल साधारण सा कैलकुलेशन होगा। चलो आप देखो क्या करना है, बहुत ही साधारण सा। आप देखो आप कहां पे हो, म्यू पे हो, बाहर हमारे पास क्या है, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। अब आप इस कहानी को पूरा ऐसा समझिए, इसको आपको साइड कर दो, बस यहाँ देखो इंसिडेंट आप किसके अंदर हुए हो, आप हुए हो ग्लास के अंदर, और फिर यहां से मूव करके आपने जाने की कोशिश कहां की है, किसी मीडियम में। क्या बात समझ रहे हैं, तो आप आए कहां से हो, ग्लास से, जाना कहां चाहते हो, मीडियम में। जब आप किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहे थे तो आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन करने में आप ग्रेज ही करके निकल रहे, तो इज इक्वल टू, ऑब्वियसली स्नेल्स लॉ बड़ा सिंपल सा होता है सर, क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर है, इसको जरा हम ओपन करके लिखे तो ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, जरा साइन आई की वैल्यू देखो तो लिखा हुआ है 60 डिग्री, और साइन आर की वैल्यू जरा देखो तो क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री। जरा इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो साइन 90 कितना हो गया 1, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, और इधर करते तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और मल्टीप्लाई क्या हो गया म्यू जी, यानी ग्लास का मीडियम का। और अगर हम देखें तो क्या हमें इसकी वैल्यू गिवन की गई है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन, यानी प्रिज्म की वैल्यू कितनी होगी n, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया √3/2 टाइम्स ऑफ n। जितना प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम उससे कितना ज्यादा टाइम से रिजल्ट लेके आ रहे हैं, √3/2 टाइम्स हम रिजल्ट लेके आ रहे हैं। क्या बात आपको समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है, तब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस को ऐड अप कर लेते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ हमको काम करना होता है। कभी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वैल्यू लगानी होती है, फॉर्मूला यूज करना होता है वेलोसिटी का, कभी वेवलेंथ का,
कभी यूज करना होता है स्नेल्स लॉ का, तो ये हम कब करेंगे, तो यही समझने के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है कि जो चीजें गिवन हो उन्हीं के टर्म में ही फॉर्मूले का यूज करना है। अभी वेलोसिटी की बात हो रही, फिर आप एंगल की बात करो तो गलत हो जाएगा। जब अब यहाँ एंगल की बात हो रही तुम वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करो तो फिर गलत हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल फोकस्ड और क्लियर रहना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन उसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा, कॉन्केव मिरर इज हेल्ड इन वाटर, व्हाट शुड बी चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अगर मिरर को किसी वाटर में रख दिया गया, किसी क्या सॉरी वाटर में ही रख दिया गया तो फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u। अगर आप पूरे फॉर्मूले में देखो तो क्या फोकल लेंथ के फॉर्मूले में कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट है भैया, वाटर में रखोगे तो मीडियम ही तो चेंज हुआ, क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे कोई मीडियम की कहानी है, बिल्कुल नहीं। यानी f जो है वो इंडिपेंडेंट है सर, इंडिपेंडेंट किस पे, कहां से, किसी भी मीडियम से, बिल्कुल उसकी साफ साफ इंडिपेंडेंस है, बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करता। तो आंसर क्या होगा सर, नो, सिंपल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फॉर पैराक्सियल रे शो दैट द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 1/2 ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ कितनी हो जाए, आगे हो जाए, ये बात कह रहा है कि आप इसे शो करो, शो दैट करो। शो करने का मतलब ये समझ लो धीरे धीरे आपसे कह रहा है कि इसका डेरिवेशन लाके दे दो, ठीक है। 2 नंबर में 2 लाइन का डेरिवेशन है, क्लियर है। ऐसा नहीं करना कि r = f/2 लिख के तो हो गया शो, ऐसा शो हो जाएगा तो तुमको नंबर तुम्हारा शो नहीं होगा, क्या बात समझ रहे हैं। तो चलिए करना पड़ेगा थोड़ा सा। आइए तो कहाँ चलते हैं, बढ़िया से पेन को बदल लेते हैं और फिर कहानी शुरू करते हैं। तो आ जाओ, किसके लिए चलना है हमें, स्फेरिकल मिरर के लिए चलना है। तो बढ़िया अपना वही वाला स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं, सब थोड़ा बड़ा ले लीजिए, थोड़ा क्लियर हो, हमको दिखाई नहीं देगा, पता नहीं आप कैसे करते हैं काम। चलो सर, तो आपके कहने पे हमने क्या किया, मिरर को थोड़ा इनलार्ज कर लिया है, डेरिवेशन करने जा रहे हैं, समझ लो बात को, जल्दी से कर लेते हैं जो डेरिवेशन कर लेते हैं। तो हम एक रे को लेके आए, लेके आइए सर, ये आगे पैरा एक्सियल एक्सिस के जो पैरेलल होगी सर क्या कहलाएगी, पैरा एक्सियल कहलाएगी। आ गई। अब जो पैरेलल आती है वो कहां से पास आउट करती है, बहुत अच्छे से जानते हो आप, फोकस से पास आउट करती है। इसको नाम दे देते हैं पोल और इसको क्या नाम दे देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करते हैं, एंगल बनाने के लिए हम लोग नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं। तो भैया कोई बढ़िया से कर लो, हम ये वाली। अब जरा यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो आपको पता है कि जब भी नॉर्मल ड्रॉ होगा तो वो कहां से पास आउट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास आउट करेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने क्या कर दिया, इसको पास आउट करा दिया है। चलो देखो पास आउट कर दिया हमने। तो अगर हम यहाँ पे एंगल को फॉर्मेशन करना स्टार्ट करें, सब बहुत सारी पेन यूज करो, रंग बिरंगी तो मजा है। तो ये हो गया हमारा एंगल आई और ये हो गया हमारा एंगल आर। According to the law of reflection, angle I is always equal to the angle of R। बहुत अच्छे से पता है। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो क्या ये भी एंगल I हो गया सर, बिल्कुल हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब जरा चलते हैं यहाँ के लिए, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ क्या क्या होने वाला है। अगर मैं आपसे डिमांड करूं कि भाई ये वाला एंगल मुझे पता करके बता दो, तो क्या बता दोगे। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये है एक्सटीरियर और ये दो है इंटीरियर। तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, यानी क्या होगा I प्लस R हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं सर, इसको मैं बोल देता हूं अल्फा भाई साहब। तो अल्फा भाई साहब किसके बराबर होंगे, I प्लस R के बराबर। अभी थोड़ी देर मैंने कहा ये दोनों लोग आपस में बराबर हैं, तो क्या हो गया I प्लस I बराबर कितना हो गया 2I। तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर, 2 टाइम्स ऑफ I। क्या सबको यहां तक बात समझ में आई? ओके वेरी गुड, समझना ही पड़ेगा। ओके, तो एक जरा नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर दो, इन भाई साहब का नाम रखो M, इसका नाम रखो N, और चलते हैं जल्दी से डेरिवेशन कर लेते हैं। बस इतना ही काम, इसके बाद तो सब लाइन ही लाइन है, जरा समझिएगा। हम ये मान के चलने वाले हैं, सबसे पहला आप एक ट्रायंगल ले लेते हैं। हमने पहला ट्रायंगल यूज कर लिया है MNC, ठीक है। अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो क्या मैं लिख रहा हूं, tan I इज इक्वल टू, तो tan I क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना लिखा हुआ है MN, और बेस में कितना लिखा हुआ है, बेस में कितना लिखा हुआ है, जल्दी से देखो, तो लिखा हुआ है CN। और हम ये मान के चलने वाले हैं कि जो हमारा एंगल है सर वो अत्यंत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो इसे हम I के इक्वलेट कर सकते हैं। अगर स्मॉल है तो सर MN वाली वैल्यू लगभग समझो MP पे है, और CN वाली लगभग वैल्यू समझो कहां पे, CP पे है। यानी मतलब हम सीधे सीधे ऐसे बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा CP। बस बस सर, कहानी खत्म ही समझो, ये हो गया हमारा फर्स्ट। चलते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जरा अगला लेते हैं। तो हमने ले लिया है MN और चलते हैं F तक। इसमें जरा बात करें तो फिर से वही वाली बात है, 2I को यूज करेंगे। तो देखो लिख रहे हैं 2I लगभग सर किसके बराबर, tan 2I के बराबर। tan 2I परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर लिखा अपॉन, और फिर बेस में आ जाते हैं। तो बेस में हमने कितना लिख लिया FN। क्या बात समझ में आई? और क्योंकि नियरली बात हो रही है तो नियरली बात में हम ऐसे भी बातें कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब सर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, लेकिन पेन जरूर बदल दीजिए। तो बदल देते हैं पेन और आगे देखते हैं क्या करना है। बस कुछ नहीं करना सर, सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। ये लिखा हुआ है 2I अपॉन I, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा देखो। तो यहाँ लिखा हुआ है MP अपॉन FP, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या लिखा हुआ है MP अपॉन CP। सर MP MP मर गए,
Cp भाई साहब ऊपर गए, Fp भाई साहब नीचे आए। तो जरा Cp की वैल्यू देखो, व्हाट इज द C से P, तो सर C से P तक की वैल्यू को बोला जाता है R, तो यहाँ लिख लिया हमने R। इसके बाद आते हैं Fp, तो F से लेकर P तक की वैल्यू को सर क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, तो यहाँ लिख लिया हमने फोकल लेंथ। I से I मर गए हो, तो इधर रिजल्ट लेके आओ जरा, तो लिखा हुआ F इज इक्वल टू R, तो सर इसका 2 यहां मल्टीप्लाई हुआ, और अगली कहानी में हमने क्या लिख लिया, F इज इक्वल टू R बाई 2। दिस इज द डेरिवेशन। तो मैंने आपको समझाने के टाइम में थोड़ा ज्यादा ले लिया, लेकिन है कुछ नहीं, सिंपल से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, एक एंगल यहाँ आई लेट करोगे, यहाँ पे 2i आ जाएगा, कैसा आया मैंने अभी सबको समझा दिया। फिर दो बढ़िया सा ट्राइंगल लेने हैं, वैल्यू लिखनी, डिवाइड करना है, और कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आया समझ में। जहां पे भी आपको क्लैरिटी समझना, वहां पे क्या करो, रोक लिया करो, पॉज कर लिया करो। अगर आप चाहो तो जैसा मैं यहाँ पे है, आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके, ठीक है, ओके चलते। तो ड्रॉ अ लेवल ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ प्रिज्म। प्रिज्म के लिए हमें चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले आप कहानी समझ लो आई के बारे में, कंसीडर कर लेते हैं पहले आई के बारे में, जरा कहानी समझो कि अगर हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो डेल होता है वो डिक्रीज करता है, लेकिन एक टाइम के बाद आई को अगर हम कंटिन्यूअस इंक्रीज करें तो डेल की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, यानी बीच रास्ते में कहीं पे मिनिमम वैल्यू हमको मिलती है एंगल ऑफ डेविएशन की। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो कैसे बनेगा, सिंपल सा एक ग्राफ है, हमने इधर ले लिया आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इधर हमने ले लिया एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, आई को इंक्रीज करने पर डेल डिक्रीज करेगा, तो मैं चलता हूं अपने मिनिमम आई पे, यहाँ पे मेरी वैल्यू मिनिमम आई है, जब मैं यहाँ रहूंगा तो देखो डेल अभी क्या है, मैक्सिमम है मैक्सिमम। जैसे जैसे मैं आई की तरफ बढ़ूंगा मेरे डेल की वैल्यू गिरनी चाहिए, तो मेरा जो ग्राफ है सर वो ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम तक ये ग्राफ नीचे गिरता है, गिर गया सर। इसके बाद देखो क्या लिखा कि अगर हम आई को और भी ज्यादा इंक्रीज करते तो ऐसे कंडीशन में डेल दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा तो एक जगह तो मिनिमम वैल्यू देके जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपको एक मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी, दैट इज द डेल मिनिमम। बस हमें इतना सा रिप्रेजेंट कर देना, सिंपल बन गया हमारा ग्राफ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ, यूज द मिरर इक्वेशन टू शो दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f and 2f ऑफ अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। यूज द मिरर इक्वेशन टू शो दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f and 2f ऑफ अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। हमें ये बात बतानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रख देते हैं तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो 2f के बियॉन्ड जाएगी। अगर वो 2f के बियॉन्ड जा रही है, एक्चुअल में जाती ही जाती है, तो क्या वो जो है वो हमारे पास एक्चुअल में रियल इमेज ही होगी? इस बात को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो आज करते हैं इस बात को अच्छे से। तो हम सबसे पहले चलेंगे हमारे मिरर फॉर्मूले में। तुम्हारा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ये हमने देख लिया। ठीक है, अभी आप हो कहां पे, तो अगर मैं यहां पे ले लेता हूं अपने मिरर को, तो हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्केव है, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अच्छे से अपनी वैल्यू को पहले रख लिया जाए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 2f, ये लिखा हुआ है f, और ये लिखा है पोल। अभी हम हैं कहां पे, f और 2f के बीच में, यानी हम यहाँ आ चुके हैं। आपको पता है ऐसी कंडीशन में आपकी जो इमेज होती है वो खिसक के आगे चली गई थी, f पे रखो 2f पे रखो तो 2f पे बनती है, जैसे अंदर जाते तो ये दूर जाना शुरू कर देती। क्लियर? तो ये पोजीशन किसकी होगी, u की पोजीशन होगी। ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या इस तरफ की जो वैल्यूज होंगी जब हम ऐड करते हैं तो इन सबके सिंबल्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं साइन कन्वेंशन में, इधर पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इस बात को लिखना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो हमारी u की वैल्यू है वो अभी के टाइम पे, समझना मेरी बात को, क्या ग्रेटर देन है 2f से, कह सकते हैं एज अ नेगेटिव सिंबल हम कह सकते हैं, माइनस की कंडीशन में जाओगे तो डिक्रीज हो रही है ना इसके अकॉर्डिंग। और क्या u की वैल्यू हमारी f से कम है, बिल्कुल कह सकते हैं f से भी कम है। ओके, जरा इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं, जरा 1/, लिखते हैं, तो लिखा हुआ है 1/2f, तो ऐसे टाइम पे इनइक्वालिटीज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, दैट इज द 1/f। ओके, अब जरा मैं इसमें माइनस सिंबल ऐड कर देता हूं जैसे हम पहले से कर रहे थे। तो अगर मैं माइनस करता हूं यहाँ पे तो वापस हम अपने वैसे वैल्यू में पहुंच गए जैसे पहले थे। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 1/f। क्लियर? यहां तक हम आ गए। सिंपल में हमने पहले एक रिलेशन निकाल लिया, रिलेशन निकाला, तो अब हम ये 1/, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो फॉर्मूला भी तो तुम्हारा कुछ ऐसे ही है, तो यहीं से तो कैलकुलेशन समझ में आएगा, तो हमने इसको बस ऐसे ही कन्वर्ट कर लिया, तो जो साइन लेके चले तो वहीं वापस पहुंच गए। ओके, अब जरा समझना, हमको बात करनी है v के बारे में, तो कहीं से यहाँ पे v आ जाए तो देखो समझो v कहां जाएगा। अगर हम u के पास जाए तो यहाँ चांसेस बन सकते हैं क्या, तो जरा देखो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि v की वैल्यू बन जाए, तो मैंने देखो यहाँ लिखा 1/v = जरा u को इधर भेजो तो क्या लिखा 1/f - 1/u। तो देखो ये लिखा, देखो माइनस का 1/u है, बस f नहीं है, तो क्या करें, दोनों तरफ हम 1/f को ऐड कर देते हैं। तो चलो अगले वाले में क्या करने वाले हैं, 1/f को हम दोनों तरफ ऐड करते हैं। मैं जो है इसका कलर ही चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता हो कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो हमने ऐड किया है 1/f को माइनस 1/2f में, एज इट इज हमने इसमें ऐड किया 1/f को माइनस u, और फिर हमने ऐड किया 1/f माइनस 1/f, क्योंकि सब में ऐड किया तो कोई साइन में चेंज हमारा नहीं आया। ये आ गया 1/f, माइनस कर लेंगे, देखो ये वाला रिजल्ट क्या बन गया, f - u 1/v के बराबर, तो ये हो गया 1/v, और ये कितना हो गया, 0 हो गया।
हुआ, देखो यहाँ पे रिजल्ट 0 हुआ, तो सॉरी 1/f से 2f करेंगे तो हाफ ऑफ 1 से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा 1/2f। तो देखो ये वाला टर्म कितना हो गया, 0 हो गया। अब जरा इसको हम रेसिप्रोकल करते तो रेसिप्रोकल करने की कंडीशन में क्या मिलेगा, 2f इज ग्रेटर देन v मिला। अब जरा मॉड के सिंबल में चलते हैं, क्लियर। तो इसे हम एक्चुअल में क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ 2f इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ v, यानी v की वैल्यू हमारे लिए क्या आ रही है, 2f से ज्यादा आ गई। देखो ये नेगेटिव की कैलकुलेशन में नेगेटिव सिंबल की वजह से वैल्यू इधर घूम रही थी, तो हमें नेगेटिव में कैलकुलेशन करना है, तो हमने क्या किया, इस तरफ मूव करा लिया। तो सबको बात समझ में। तो अभी जो हमारे पास v की वैल्यू है, जब वो 2f के बियॉन्ड जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, रियल इमेज होगी। सर ये बात कैसे समझ में आई, कैसे क्लियर हुआ, तो जरा देखो यहाँ पे 2f की वैल्यू v से ग्रेटर क्यों आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या 2f v से ज्यादा हो गया। अब जैसे तुम इसको नेगेटिव सिंबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है, जैसे नेगेटिव सिंबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी। तो बियॉन्ड जाने का मतलब ये रिजल्ट आ गया। क्या बात सबको समझ में आ गई, ओके। तो चलें हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर से पढ़िए, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं कॉन्वेक्स अपना मिरर। तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश इनसाइड की जाती है, तो हमने पॉलिश कर दिया, क्लियर। यहाँ पे आप रखोगे ऑब्जेक्ट u की वैल्यू, और आपको पता है कि इमेज का फॉर्मेशन इस तरफ होगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से बात को समझे, जैसे भी हमने पहला किया, तो देखो u की वैल्यू क्या लेस देन 0 समझ में आ रही है आपको, क्यों, क्योंकि नेगेटिव होगा। v की वैल्यू की बात करें तो क्या ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होगी, क्लियर है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल सा होता है, इसको प्रूव करने का तरीका। आप कहां से शुरू करोगे, मिरर फॉर्मूले से। तो लिखेंगे 1/f = 1/v + 1/u। सिंपल। v के बारे में बात करनी है ना, आपको पता है कि इस रिजल्ट से हमको किसके बारे में बात करनी है, v के बारे में बात करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/v = तो मुझे मिलेगा 1/f - 1/u। सिंपल। अब आपको पता है कि जो फोकल लेंथ है वो आपको इसी डायरेक्शन में मिलने वाली, तो फोकल लेंथ तो कैसे होने वाली, पॉजिटिव होने वाली है। तो फोकल लेंथ हो गया हमारा पॉजिटिव माइनस। अब u का सिंबल कैसे होने वाला है, u तो नेगेटिव होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे u को नेगेटिव रख दूं तो क्या माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और अब ऐसी कंडीशन में जो टोटल रिजल्ट मिलेगा क्या वो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। और क्या ये बात सफिशिएंट है कि v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब हम वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। क्या यहां तक सबको बात समझ में आ गई कि वर्चुअल इमेज बन रही है, तो मेरा कंफर्म हो गया। अब बात इस पे आ रही कि लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन क्या सर, u की वैल्यू आप कुछ भी रखो, रहोगे तो आप नेगेटिव ही, -10 रखोगे, -20 रख दो, -30 रख दो, -100 रख दो, आओगे तो माइनस में ही, और जैसे माइनस लेके आओगे यहाँ पे प्लस हो जाओगे और रिजल्ट तुरंत पॉजिटिव दे दोगे। ऐसी कंडीशन में क्या हम बता सकते हैं कि हम क्या है सर, इंडिपेंडेंट है। किसकी लोकेशन से, ऑब्जेक्ट की लोकेशन से इंडिपेंडेंट है, प्रोड्यूस होगा आपका वर्चुअल इमेज, ये कंफर्म है। क्या बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, क्लियर है, ओके। तो बढ़ गए हम लोग आगे ना, v की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, An object placed between the pole and focus of concave mirror produces a virtual image। एक ऑब्जेक्ट है, कहां प्लेस करना है, पोल और फोकस के बीच में प्लेस करना है इसको, और हमें ये बताना है कि जो कॉन्केव मिरर है इस बार जो इमेज कैसे प्रोड्यूस करके दे, वर्चुअल प्रोड्यूस करके देगा। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं हम अपना कॉन्केव मिरर। तो ये हमने बना लिया है अपना कॉन्केव मिरर, ये हमने ले लिया है पोल, और ये हमारा हो गया है फोकस। इस बार जो हम अपना ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखना चाहते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखना चाहते हैं। क्या बात सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जरा देखेंगे हम लोग अपनी कैलकुलेशन में चलेंगे तो ये u हो गया, ठीक है। यहाँ से जो डिस्टेंस हो गई वो हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, f हो गई, यहाँ की डिस्टेंस हमारी u हो गई और ये पोल हो गई, क्लियर बात है, ओके। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या f की वैल्यू लेस देन 0 दिखाई दे रही, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। क्या u की वैल्यू भी हमें लेस देन 0 समझ में आ रही, बिकॉज ऑफ नेगेटिव। अगर मैं पोल की बात करूं तो क्या पोल की बात हम 0 पे कर सकते हैं, जहां से स्टार्ट होता है 0 पे। तो अगर मैं ध्यान से कहूं तो मेरी जो u की वैल्यू है क्या वो f से ज्यादा है, क्यों, नेगेटिव सिंबल में देखो तो नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग मेरी u की वैल्यू ज्यादा है। किससे ज्यादा है, समझ में आई, फिर 0 उससे कम हो गया। तो हम देखो ये साइन बना ले, क्या यहां तक सबको बात समझ में आई, u इसके मिड में है, ये 0 हो गया, ये u हो गया, ये f हो गया, ओके ओके। तो 0 की वैल्यू भाई इस नेगेटिव से ज्यादा होगी ना, इस नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा होगी, क्लियर, ओके। अब तुमको करना क्या है, तुम्हें करना है v के बारे में बात। तो आप सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला लिखो 1/f = 1/v + 1/u। हमें 1/v के बारे में बात करनी, तो देखो रिजल्ट क्या बनता है, 1/f - 1/u, यानी ये वाला टर्म कहीं से लेके चले आओ तो यहाँ पे v फॉर्म हो जाएगा। चलिए तो जरा सा वही वाली पहली कहानी करते हैं। कह सकते हैं अगर मैं इसके आगे दोनों में माइनस लगा दूं तो यहाँ पे माइनस लगा दिया और यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, तो यानी हम पुरानी वाली कंडीशन में पहुंच गए, हो गया, ओके। अब क्या आ जाए, f आ जाए, 1/f यहाँ ऐड कर दें तो बात बन जाए। तो नेक्स्ट में चलते हैं, 1/f ऐड कर दिया है हमने इसमें, और 1/f हमें क्या करना है, यहाँ पे भी ऐड करना है। तो ये रिजल्ट हमारा 0 हो गया, और 1/f - 1/u कितना होता है हमारा, v होता है। तो देखो हमारा v आ गया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो v की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर v की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या हम वर्चुअल इमेज को फॉर्मेशन कर रहे होंगे,
क्या बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है? मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। दोनों चीजें चाहिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, सीबीएसई 2024 में पूछा गया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि u की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, u को हमें 30 सेंटीमीटर पे प्लेस किया, कॉन्केव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन किया गया है? बहुत सिंपल सा 40 सेंटीमीटर। तो आपको पता है यहाँ से f की वैल्यू कितनी होने वाली है? 20 सेंटीमीटर होने वाली है। पहले क्वेश्चन में उसने क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे मिरर का, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू द 1/f। क्लियर? अब सबकी वैल्यू को पुटअप करना स्टार्ट करते तो आप जरा ध्यान से देखो, 1/f लिखा हमने 20 सेंटीमीटर, कौन सा मिरर है? कॉन्केव है तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? फिर लिखेंगे हम 1/u, u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, आपको पता है कि u कैसा होगा? नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव कर दिया। फिर लिखा 1/v। कोई प्रॉब्लम? 1/v के लिए कैलकुलेशन करना है तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो चुका है? 1/30 माइनस 1/20। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आने वाला है? 60, और ये सर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3, और अगर मैं यहाँ से v का रिजल्ट निकालूं तो कितना है? माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारी इमेज है वो भी कैसे आ रही है? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट आ रही है। तो v हो गया माइनस 60, तो पहला आंसर हम कर चुके हैं। सेकंड क्या पूछा? मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। वेरी सिंपल, तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला लिख लिया जाए पहले, तो पेन बदल ली जाए, कोई बढ़िया से पेन ले लेते हैं, तो लिखते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस v/u होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में माइनस v/u हमने लिख लिया। अब इस बात को ध्यान रखें, जब हम v और u की वैल्यू को रख रहे होंगे तो ऐसी कंडीशन में v को विद रिस्पेक्ट टू सिंबल ही रखना है हमें फॉर्मूले में, ठीक है? तो माइनस v की वैल्यू माइनस ऑफ 60 आया तो माइनस ऑफ 60 लिखा, u की वैल्यू माइनस ऑफ 30 है तो माइनस ऑफ 30 लिखा। तो माइनस माइनस और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो m का रिजल्ट कितना है? दैट इज द नेगेटिव ऑफ 2 आया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, 2 का मतलब हो गया कि जो हमारी इमेज है वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो चुकी है। और ये माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है? माइनस रिप्रेजेंट करके दे रहा है कि जो आपकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो इन्वर्टेड हुआ है ना, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। इसका मतलब क्या होगा? रियल होगा। क्लियर है? तो जब आप आंसर निकालो कहीं रिजल्ट हम पॉजिटिव आ जाए तो आप समझ जाना कि कुछ बहुत गड़बड़ हो जाए, है ना, जब रियल की बात हो रही है तो। क्लियर हो गया सबको बात? चलिए पे क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा हुआ है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखिएगा, दिस 30 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ओके, तो सिंपल सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन किया गया है r के बारे में, तो r की वैल्यू कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? आपको पता हाफ होगा, तो दैट इज द 15 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या बोला गया है? इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज द हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या बात समझ में आ रही है? तो जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का कितना फॉर्म हो रहा है? आधा फॉर्म हो रहा है। तो यहां तक हम पहुंच गए। फिर हमसे क्या बोला गया? सेपरेशन बिटवीन द v और u। तो सेपरेशन कैसे निकालोगे? जरा बात समझना। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमने ये बना लिया यहाँ पे कॉन्वेक्स अपना मिरर। ये बन गया आपको कॉन्वेक्स मिरर। आप u किधर रखोगे? इस तरफ। आपको पता है कि v का फॉर्मेशन इस तरफ होने वाला है, तो अगर दोनों के बीच के सेपरेशन की बात हो रही है तो रिजल्ट कैसे निकलेगा? u प्लस v करके निकलेगा। यानी u निकाल लें, v निकाल लें, फिर दोनों को आपस में क्या कर लें? हम ऐड कर लें। ओके, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन किया जाए। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का रिजल्ट बना तो कम हो जाए। मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस v/u इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर मैग्निफिकेशन क्यों लगाया? कैसे पता चला मैग्निफिकेशन लगाएंगे? क्यों मैग्निफिकेशन लगाएंगे? भाई v और u के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो v और u कहां से मिलेगा? m से मिल सकता है। कैसे पता चला m से मिलेगा? देखो वहां पे hi और ho के बारे में, यानी वहां से m निकल आएगा, तो m का रिलेशन हम u और v में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको फॉर्मूले ले जाके फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो कितना गिवन किया गया है? दिया गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो क्या लिखा? माइनस v/u इज इक्वल टू 1/2, और मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करूं तो मेरे पास रिजल्ट आ गया u इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ v। क्लियर? जल्दी से क्या कर लेते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं और अपने फॉर्मूले में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से यूज करने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला, तो लिखा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। ओके, 1/f की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सब f पॉजिटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स है। फिर 1/v हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो जरा u पे तो -2 ही रखेंगे, इसलिए माइनस का 2 टाइम्स ऑफ v आ जाएगा। अब जरा आगे देखो, तो लिखा 1/50 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए लिखा है 1, तो ये लिखा है हाफ। 1 से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही बचेगा, तो हाफ ऑफ v बच गया। कैसा बचा हुआ है हमारे पास? माइनस का बचा हुआ है। क्या बात सबको यहाँ तक क्लियर हो रही है? देखो दिस इज रिजल्ट आया, सॉरी प्लस का रिजल्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 से हाफ माइनस कर दिया। अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो 2v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? 15/2, यानी 7.5 सेंटीमीटर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होने वाला है? हमें u मिल जाए तो u पे चलते हैं। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u इज इक्वल टू कितना होने वाला? ध्यान से देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ v, तो हमने लिखा 2 टाइम्स ऑफ v लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या सबको यहाँ तक बात समझ में आई? तो v की वैल्यू जरा यहाँ पे पुटअप करिए,
तो 2v2 इंटू वी कितना है 7.5 और देखो रिलेशन में क्या लिखा हुआ था माइनस का टर्म गिवन किया गया था माइनस लिख लेते हैं कितना है माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर तो माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर हमने इधर पुट किया फिर हमारा जो रिजल्ट उधर उस तरफ जा रहा है तो ये आ रहा है क्लियर है। अब हम दोनों को जब हम सेपरेशन पे बात करेंगे तो ये यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है 15 पे हमने क्या किया इसको रख दिया है और जब हम इधर रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है 7.5 पे रिजल्ट हमें मिल जा रहा है। यहाँ पे सबको बात समझ में आ रही है क्लियर है गेट इट कोई प्रॉब्लम तो नहीं ओके चलें आगे बढ़ते हैं सर। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो इनके बीच का सेपरेशन कैसा देंगे तो लिखेंगे u प्लस वी तो u प्लस वी कितना हो जाएगा 15 प्लस 7.5 और कितना हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। क्या बात आपको समझ में आ गई क्लियर है ठीक है। तो ऐसे हमने आज कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए। सेम ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे जिसमें हम आपको और ज्यादा क्लियरिटी है। तो आज के लिए यहीं तक हम रखने वाले हैं। तो जो भी हमने आज सीखा है उसकी प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस करके एकदम कंफर्म हो जाए मतलब ऐसा पढ़ें कि जो पढ़ लिया है उसे दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्या बात समझ गए ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहें मस्त रहें लेट्स बाय बाय।